हर बार की तरह हमारे साथ स्ट्रोक सपोर्ट इंडिया से हरदीप सोधी साहब, जो स्ट्रोक सपोर्ट फैमिलीज के लिए अपने पूरे डेडिकेशन और डिवोशन के साथ हमारे साथ हर बार की तरह मौजूद है। वेलकम हरदीप सोधी सर। नमस्ते रोहिन साहब एंड नमस्ते चिराग, गुड टू बी हियर। या गुड आफ्टरनून। हाँ जी, नमस्कार। एंड हमारे साथ डॉक्टर रोहिन भाटिया, लीडिंग न्यूरोसर्जन फ्रॉम द सिटी ऑफ जयपुर। रोहिन भाटिया सर, और हमारा वार्तालाप आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं हरदीप सोधी सर, आप हमको बताइए कि स्ट्रोक सपोर्ट ऑफ इंडिया क्या क्या एक्टिविटीज करती है, और उसके बाद वी रिक्वेस्ट यू टू इंटरेक्ट विद रोहिन भाटिया सर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्ट्रोक सपोर्ट इंडिया ग्रुप। ओवर टू यू सोधी सर। ठीक है, शुक्रिया चिराग। आई विल जस्ट मेक ए सिंगल स्लाइड प्रेजेंटेशन जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कहाँ पर हैं, व्हाट डू वी डू, व्हाट आर वी इनटू। ठीक है, दिस इज जस्ट ए सिंपल सिंगल स्लाइड प्रेजेंटेशन स्ट्रोक सपोर्ट इंडिया पर। जैसा कि मैंने लिखा है, वी आर ए पेशेंट सपोर्ट ग्रुप, एक्टिव स्ट्रोक सपोर्ट ग्रुप इन इंडिया, and generally we are the patient's voice. We are ably supported by various professionals including doctors and physiotherapists etc. in our group. The mission of Stroke Support India is essentially to raise stroke awareness and supporting stroke survivors in their families. We are recognized by World Stroke Organization as a leading stroke support group in India, and we were started in 2013, and we are working in various fields including sustainable development, environment, etc., of which Stroke Support India is the main public health initiative. हमारे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप पर भी हैं, टेलीग्राम पे भी हैं, जहां पर कि स्ट्रोक अफेक्टेड और उनके केयर गिवर्स प्लस डॉक्टर्स प्लस फिजियोथेरापिस्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं, इनपुट वगैरह भी देते हैं एक दूसरे को। देयर ऑलमोस्ट एट कैपेसिटी। टेलीग्राम इज नाउ आई थिंक अबाउट 200, WhatsApp is almost full now. Plus we are also on all the various channels, social media channels, और कोई भी हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इस लिंक पे वो जाके ऐड कर सकते हैं अपने आप को। यहाँ हमारा ये QR कोड है, इसको स्कैन करके कर सकते हैं। प्लस ऑफ कोर्स दे कैन रीच आउट टू अस। ये मेरा नंबर है, ईमेल ID है, ये हमारी वेबसाइट है। सो बाय ऑल मीन्स any stroke affected family caregiver or an expert wanting to, public minded expert जो कि कुछ सलाह देना चाहता है हमको, they can always interact with us. तो ये छोटा सा मैंने स्ट्रोक सपोर्ट इंडिया के बारे में बताया, और आज it's a good opportunity for us to interact with डॉक्टर रोहिन भाटिया जी। तो रोहिन साहब नमस्कार, शुक्रिया बहुत बहुत हमें गाइड करने के लिए, हमें इनपुट्स देने के लिए। और जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट एन एडवांस, जो कि मैं भी नहीं ज्यादा जानता था। आई हैव बीन रीडिंग अप अ लिटिल बिट ऑन दैट, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी की जो बातें हो रही हैं, कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन किस तरीके से स्ट्रोक के ऊपर या स्ट्रोक के मरीजों की मदद कर सकता है। तो पहले रोहिन साहब थोड़ा सा DBS सर्जरी के बारे में बताएंगे। प्राइमरी अभी क्या क्या इसका पर्पस है, एंड व्हाट आर द objectives for it is which is used? स्ट्रोक दो तरह का होता है नॉर्मली। एक तो इस्केमिक स्ट्रोक होता है, एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। तो इस्केमिक स्ट्रोक इज मोर कॉमन एज कंपेयर टू द हेमरेजिक स्ट्रोक। Now it's a very devastating situation when the patients come to us. Either they are throwing seizures and they come with hemiplegia, they have motor aphasia, they cannot speak, most of them are in an unconscious state, और फर्स्ट एम तो होता है लाइफ सेविंग उनका। तो लाइफ सेविंग के लिए जो हम सर्जिकल पार्ट करते हैं, उसके अंदर अगर सपोज इस्केमिक स्ट्रोक इतना बड़ा है कि वो ब्रेन जो पे प्रेशर डाल रहा है बहुत ज़्यादा, देन वी डू अ decompressive craniotomy to save the life of the patient. And if it's a hemorrhagic stroke, we look for the cause of the hemorrhage, and then decompression has to be done and the blood is to be removed from the ब्रेन जहाँ पे भी वो ऑफेंडिंग होता है ब्रेन के अंदर। नाउ द प्रॉब्लम इज कि इन सब वो करने के बाद भी पेशेंट का जो हेमिप्लीजिया है, दैट पार्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट कि पेशेंट को हेमिप्लीजिया में इम्प्रूवमेंट हो।
और वो कितना इम्प्रूवमेंट होगा nobody can tell. It takes time. It takes months together, and a lot of physiotherapy is to be done and medicines have to be given. Deep brain stimulation जो अब आजकल बहुत it's come into like practice nowadays. So it's not of much use at present for stroke patients. So definitely it is being used for movement disorders and seizure disorders, Parkinson's, इन सब चीज़ों के लिए, dystonia के लिए यूज हो रहा है. बट अभी बहुत ज़्यादा डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जो है as such for stroke patients is not being used. They have tried deep brain stimulation in some patients, और उसके अंदर posterior limb जो होता है internal capsule का, उसको they are targeting it. उसके अंदर कुछ recovery होती है patients के अंदर, but it is very important to tell the patients कि जो disease process है उसके अंदर कोई improvement नहीं होता है. The disease process is there. जो डिजीज हो चुकी है वो इट इज देयर, बट इट इज ओनली द मस्कुलर इंप्रूवमेंट, जो मसल पावर है उसके अंदर इंप्रूवमेंट. वी एक्सपेक्ट सम इंप्रूवमेंट, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी इंप्रूव होती है पेशेंट की. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. डॉक्टर साहब, थोड़ा सा सर्जरी के बारे में बताएंगे, इसके प्रोसेस क्या होती है, जस्ट फॉर अस एज ए ले पीपल, क्या होता क्या है इस सर्जरी में? यू आर टॉकिंग ऑफ डीप ब्रेन स्टिमुलेशन? हाँ, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन. इसके अंदर एक्चुअली क्या, इट इन्वॉल्व्स 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स. द इलेक्ट्रोड और लीड thin device actually, which is with a wire, it is inserted into the brain through a very small opening in the skull and implanted into a specific brain area. This is one thing. Then the extension wire is also insulated and passed under the skin of the head, neck and shoulder, connecting the electrode to the internal pulse generator. Then the internal pulse generator is the third piece of the system, and it is usually implanted under the skin in the upper chest. These are the three ways. Then after some time, the doctor then with a remote control वो उसको stimulate, उसको on करके और उसको फिर generate करते हैं pulses को, so that जो भी function है उस particular area का brain का जिसके अंदर हमने electrode डाला है वो उसको stimulate करता है और उसके बाद उस area का function होता है उसके अंदर. So basically triggering, giving impulses in a controlled manner to certain brain areas via a pulse generator which is outside, and then there are electrodes implanted in the brain. तो जैसे आप कह रहे थे, मैं भी पढ़ रहा था Parkinson's वगैरह के लिए, I think early 90s onward this treatment is in process and it is pretty well, I think perhaps established. Parkinson's के लिए क्या काफी लोग DBS के लिए opt करते हैं, or is it an elective procedure or it's a kind of a standard procedure now? नहीं, पार्किंसंस के लिए तो एक्चुअली जो बेसिकली बेसल गैंग्लिया रीजन होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोड को वी प्लेस द इलेक्ट्रोड इन दैट एरिया, क्योंकि सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है उसके प्रॉब्लम की वजह से पार्किंसंस होता है, उसके अंदर जो डोपामिन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसके लिए बेसिकली इम्प्लांट करते हैं इसको. देन देयर अदर एरिया जिसके अंदर इम्प्लांट कर सकते हैं, वन इज थैलेमस जिसके अंदर डाल सकते हैं इसको. देन बेसल गैंग्लिया, इंटरनल कैप्सूल, पेरीवेंट्रिकुलर, पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर जो होता है उसके अंदर डाल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर सकते हैं. बट स्ट्रोक पेशेंट्स के अंदर जो जनरली अभी तक किया गया है वो पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल को ही टारगेट किया है मोस्टली. तो एसेंशियली जहां तक स्ट्रोक की बात है, वेयर जहां आप देख रहे हैं, कहां पे एप्लीकेशंस, जैसे क्रॉनिक पेन के लिए आप देखते हैं या मस्कुलर जो आप कह रहे हैं उनको ट्रिगर करने के लिए कहां पर एप्लीकेशंस जो अभी हो रही हैं, ट्राई हो रही हैं? नहीं, अभी हमारी कंट्री के अंदर तो देयर आर ओनली 5-6 सेंटर्स जहाँ पे काम हो रहा है. बॉम्बे में कोकिला बेन में हो रहा है, एम्स के अंदर हो रहा है, श्री हरि चित्रा में हो रहा है, 2 इंस्टीट्यूट चेन्नई के अंदर हैं जहाँ पे ये काम हो रहा है. अभी जयपुर में एज सच नोबडी इज डूइंग डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, बट देयर आर वेरी फ्यू सेंटर्स जहाँ पे हो रहा है. बट स्ट्रोक के अंदर अभी इतना बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, रिजल्ट्स हैं इसके अभी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है डीप. हालांकि इट इज FDA अप्रूव्ड फॉर पार्किंसंस डिजीज, मैं पढ़ रहा था. स्ट्रोक के लिए स्टिल नॉट अप्रूव्ड. हाँ, फॉर स्ट्रोक के लिए इट इज नॉट येट अप्रूव्ड. तो आपके एक्सपीरियंस में अभी आप कौन सी सर्जरी देखते हैं डॉक्टर साहब, जो कि आप समझ रहे हैं? इट डिपेंड्स कि स्ट्रोक का, मैंने कहा ना, हेमरेजिक स्ट्रोक है, इस्केमिक स्ट्रोक है और कॉज क्या है स्ट्रोक का. अगर सपोज इस्केमिक स्ट्रोक है, सपोज मिडिल सेरेब्रल आर्टरी टेरिटरी जो है उसके अंदर पेशेंट को इस्केमिया हो गया
और पूरा इन्फार्क्ट हो गया, और इन्फार्क्ट जो है प्रेशर डाल रहा है ब्रेन के ऊपर जो लाइफ थ्रेटनिंग है, तो उसके अंदर हम डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटमीज करते हैं. दिस इज वेरी कॉमन नाउअडेज, वेरी कॉमन. हम लोग क्या करते हैं, जो बोन फ्लैप होता है उसको हटा देते हैं, और जो कवरिंग होती है ड्यूरा मैटर जो होती है उसको खोल देते हैं. वी गिव स्पेस टू द ब्रेन so that जो ब्रेन अंदर प्रेशर डाल रहा है, it comes out. After some time when the edema subsides, उसके बाद हम जो बोन है उसको रिप्लेस कर देते हैं. This is a life saving procedure जो हम लोग करें. अभी रिसेंटली मैंने एक पेशेंट को किया है पोस्ट डिलीवरी. She had cortical venous infarct and she came in an unconscious state on the fourth post-operative day, post-delivery day, and then she was literally gasping when she came to us, and her pupils were non-reacting. We did an elective emergency surgery by removing the bone flap and opening the dura. The brain was infarcted at that area जहाँ से हमने खोला उसको. Now the patient is conscious. She has started responding, and I think it's a fourth post-operative day. She has started responding, and though she has weakness of one side, right-sided weakness है अभी, but I think she should improve. So this is the way we try to save the life of the patient, and it takes a lot of time. They require very good physiotherapy. TENS भी एक तरह का stimulation का एक process है. आपको पता ही होगा, TENS आप लोग यूज करते हैं, जो हम फिजियोथेरेपी में काफी यूज करते हैं अपने पेशेंट्स के अंदर. तो that also helps. TENS से भी हेल्प होता है. वैसे तो फिजियोथेरेपी में आपने देखा आजकल काफी चीजें आ रही हैं, जैसे हम मिरर थेरेपी की बातें करते हैं, और इवन other therapeutic means. But as you said, Dr. साहब, uncertainty तो ये रहती है, and this is a fairly standard question कि मेरी रिकवरी कब होगी, कैसे होगी. Every stroke survivor, उसके लिए major issue है. It is always told to the patient that the motor recovery, we don't know basically how much motor recovery will be there. But our basic aim, first aim is to save the life of the patient. And then उनका भी एक क्वेश्चन होता है कि स्पीच कब आएगी. पेशेंट को लेफ्ट साइडेड स्ट्रोक है, तो नॉर्मली स्पीच इन्वॉल्व हो जाती है उसके अंदर. देन उनको ये लगता है कि हाथ पैरों का मूवमेंट नहीं है, पेशेंट कब बोलेंगे, कब मूवमेंट आएगा. तो it is like we keep our fingers crossed, and then it is very difficult to reply to these questions. Normally speech comes. So it takes some time, maybe 3 to 4 weeks, maybe a little more, but speech normally comes. But regarding the motor movement, we see some improvement in the movement with good physiotherapy, but the patient cannot be normal. Absolutely normal होना बहुत मुश्किल है patient के. Until it is a hemorrhagic stroke, and if it is in a lobe, say it is in the frontal lobe or areas which are little less eloquent of the brain, तो उनके अंदर जब हम हेमेटोमा निकाल देते हैं तो पेशेंट फिर इम्प्रूव हो जाता है. बट इस्केमिक स्ट्रोक जो कि ज्यादा कॉमन है, इट्स मोर कॉमन एज कंपेयर टू हेमरेजिक स्ट्रोक, ऐसे पेशेंट्स के अंदर रिकवरी बहुत क्वेश्चनेबल होती है एक्चुअली, एंड इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स आल्सो. नाउ द मेन प्रॉब्लम आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि वी आर सीइंग यंग स्ट्रोक्स. पहले स्ट्रोक्स यूज्ड टू बी कंसीडर्ड एज अ डिजीज ऑफ ओल्ड पीपल. Now it's very common in young people, very, very common. Maybe because of their lifestyle, the stress level, and definitely smoking is one of the causes in youngsters. Stress levels have increased. So we are seeing stroke. We are seeing that also in our groups. जैसे आप बोल रहे हैं, yes, stress levels are definitely a contributing factor. Youngsters के लिए job stress. So we have strokes in young people. Lot of stroke. I had a patient of 4 years age who had a stroke, and then again I did a surgery in that patient, and he improved. Now he started walking, but the power is still 4/5, not normal. 4/5 one side. When he came to me, he was he had zero power. He was hemiplegic, but now yes, the patient started walking, so he has got some spasticity on that side, and power is 4/5. But he's just 24 years old. You know, it's very, very, जैसे कहते हैं, sad situation कि young career almost, you know, earning, सारी family disrupt हो जाती है. We also and but yes, ये भी है that
जैसा आपने बोला, सी स्ट्रोक ऐसी बीमारी है जिसमें कि लार्जली द इंडिविजुअल्स विल काउंट्स, सबसे ज्यादा उसकी विल कितनी है, कैसे कितना वो फिजियोथेरापी कर सकता है, कितना एक्सरसाइज कर सकता है, वो काफी मायने रखता है. एंड टू दैट एक्सटेंट वी आर ट्राइंग टू सी सम ग्रुप में भी होते हैं, बट एज यू सेड डेफिसिट थोड़े से रहते हैं, बट यस इम्प्रूवमेंट्स भी होती हैं, एंड दैट्स व्हाट वी आर टारगेटिंग टुवर्ड्स. There are certain warning signs होते हैं. Suppose patient को लगता है कि उसके हाथ में numbness हो रही है और then it improves after some time. तो ये TIA के symptoms होते हैं. Suppose the patient उससे बोला नहीं गया और फिर वो वापस उससे बोला गया, तो there are certain warning signs, and especially the patients who are smokers, hypertensives. I mean, in those cases, they should understand. हमें warning signs बताने चाहिए उनको कि suppose किसी को लगता है कि suppose कई बार visual blurring होती है. Visual blurring हुई, कहता है कि मुझे blurring हुई, and then again you see it passed off and I am all right. Suppose he says that मैं आज पेन से कुछ कर रहा था, I was just writing and the pen dropped off my hand, but again I could write after some time. Or the patient says that speech में problem हुई, मुझे लगा कि मेरे को slurring of speech हो रही है, और after some time it passed off and I am all right now. But these are warning. So I mean, we should always get them tested, especially for their lipids. I mean, lipid profile is very important in such cases. And to rule out if they are not known diabetics, then to rule out diabetes and hypertension in such cases. Lipid profile is a it's very important thing to be seen in such cases. So T is, I mean, there are three signs basically, which we call transient ischemic. TIA जिसको कहते हैं, and it is वही जैसे आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, that's a problem with stroke कि many of the signs are so easily ignorable, particularly जब TIA होता है, because it's ठीक है मैंने हल्दी का दूध पी लिया, मैं ठीक हो गया जी, कोई ऐसी तकलीफ नहीं है. हाँ बिल्कुल. I mean, ऐसे आपको यहाँ तो हमारी कंट्री में इतना यूज नहीं होता, पर फॉरेन कंट्रीज में तो इकोस्प्रिन, I mean, they're taking over the counters. I mean, after 45 years, people are taking icosprin. So I mean, though we don't recommend here कि हमारे सारे patients को हम icosprin देना शुरू कर दें 45-50 के बाद, but yes, I mean, they should have a screening. उनका screening होना चाहिए 40-45 के बाद patients का, कि उनका lipid profile कितना है, उनका sugar level कितना है, BP charting होनी चाहिए उनकी. I mean, this is very important. No, absolutely. डॉक्टर साहब, let me also take the opportunity, मैं आपसे कुछ और since आप इस फील्ड में अग्रणी हैं, हम कई बार स्टेम सेल थेरेपी की बातें भी सुनते हैं, तो आप उसमें कुछ देखते हैं, कुछ हो रहा है? तो स्टेम सेल थेरेपी अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है हमारी कंट्री में. कुछ केसेस के अंदर, पैराप्लेजिक्स के अंदर, कुछ पेशेंट्स के अंदर स्टेम सेल थेरेपी जब चाइना में स्टार्ट हुई थी, आई थिंक दैट वाज अराउंड 13-14 इयर्स बैक, इफ आई रिमेंबर. तो तब उसके बाद कुछ लोगों में, कुछ लोग चाइना भी गए थे यहाँ से कराने के लिए स्टेम सेल थेरेपी के लिए, जो एफ्लुएंट क्लास थी, बट बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स नहीं है उसके एक्चुअली. अभी थेरेपी यहाँ पे बहुत ज्यादा अभी पॉपुलर नहीं हुई है. There are few doctors who are doing in Ahmedabad. There was one doctor who is doing. I don't think anybody is doing in Jaipur at present. And it is not the mainstream treatment as of now. There's no evidence. Spinal cord injuries, basically, they started doing stem cell therapy when the patients were paraplegic, and in those cases they started doing stem cell therapy. But I don't think they did stem cell therapy in stroke cases, in ischemic stroke. I don't. It was done for paraplegics basically who had spinal cord injuries. और spasticity के लिए what about this baclofen pump की जो हम बातें सुनते हैं, is it? Baclofen pump is good if the patient has intractable spasticity and he's so spastic that he's unable to do his daily activities, and so baclofen pump is good. Yes, it definitely improves spasticity. अच्छा, so it is a treatment that can be tried if it is. तो आपके यहाँ हो रहा है ये हम लोग बहुत ज्यादा अभी नहीं यूज कर रहे हैं, but yes, it is definitely, it has a promising role in intractable spasticity. ठीक डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच. आपने छोटे से इतने समय में काफी अच्छी जानकारी दी, एंड आई एम श्योर हमारे ग्रुप को और हमें आगे भी इससे मदद मिलेगी. व्हेन वी डिस्कस, ये डिस्कशन हमारे ग्रुप पे होती रहती हैं. सो शुक्रिया बहुत बहुत आपका रोहिन साहब, आपके समय के लिए. थैंक यू सोडी सर, थैंक यू सो मच. नाइस मीटिंग यू. थैंक यू सो मच. Our pleasure too, sir. Thank you. Dr. Saab, thank you so much. Rohin sir,
एक हाँ जी। स्ट्रोक सपोर्ट इंडिया का एक छोटा सा पोस्टर आता है सर, हाँ जी। जो हरदीप सोधी सर ने खुद डिजाइन किया हुआ है, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन स्ट्रोक है। हाँ जी। सर वो पोस्टर में हम आपकी एक फोटो डालकर एंड सर हम ये ट्राई करेंगे और हमारा ये प्रयास होगा कि आपको आपकी न्यूरोलॉजी क्लिनिक पे जो भी स्ट्रोक अफेक्टेड परिवार या फिर स्ट्रोक अफेक्टेड पेशेंट या सर जो भी ये स्ट्रोक कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहे ज्यादा हाँ जी। जानकारी के लिए, तो सर हाँ जी। वो एक इजी प्रोसीजर से वो हरदीप सोधी सर के पेशेंट सपोर्ट ग्रुप के साथ जुड़ सकता है। और सर जी। हम नीचे सर आपकी फोटो डालकर कि अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए स्ट्रोक के बारे में तो कृपया डॉक्टर रोहिन भाटिया का संपर्क करें। एक छोटा सा पोस्टर सर हम आपको भेजेंगे और ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सारे जी। पेशेंट के हित में सर ये पोस्टर अपने क्लिनिक में रखें ताकि ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। थैंक यू सो थैंक मच। थैंक यू सो मच चिराग जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।